तो आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 14 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, चाइना ने यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। चाइना की प्राइवेट कंपनी लैंडस्क ने जिसने रॉकेट बनाया ZhuQ-2, उसने यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। इसकी सफलता के बाद जो स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग के वक्त पॉल्यूशन होता है उसमें काफ़ी कमी आएगी। उसी के साथ फ्रेंड्स, मीथेन एक सस्ता फ्यूल है, सस्ता ईंधन है, इसलिए अब जो कॉस्ट है स्पेस में जाने की वो भी यहाँ पर कम होगी। और यहाँ पर ये जो रॉकेट बनाया गया है वो रीयूजेबल है, यानी कि इसको एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है स्पेस में जाने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर नोट करना है। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा मीथेन के बारे में बात कर लेते हैं। मीथेन फ्रेंड्स सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। मीथेन में कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। ये ज्वालाशील पदार्थ है जिसका दुनिया भर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि अगर मीथेन वातावरण में होती है तो ये गर्मी को बढ़ाती है, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे तापमान बढ़ता है तो गर्मी भी बढ़ती है। और मीथेन हमको कॉमन सोर्सेज से अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, माइनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट से भी हम मीथेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो CNG में गैस इस्तेमाल होती है वो मीथेन ही होती है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अभिषेक चौधरी ने ये किताब लिखी है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल पर यह किताब आधारित है। इस किताब में अटल जी के 53 सालों की कहानी लिखी गई है। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। वो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने 1996 में, जहां पर सिर्फ 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद वो मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं अक्टूबर 1999 से लेकर मई 2004 तक। उनके कार्यकाल में इम्पोर्टेंट पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कराया जाता है। साथ ही में फ्रेंड्स, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आए, इसलिए उन्होंने दिल्ली से लाहौर बस सेवा की शुरुआत भी की थी। उनके टेन्योर में ही हम देखते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य था दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करना। फ्रेंड्स, उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। इसी दिन को फ्रेंड्स 2014 से हम गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है, वाजपेयी द असेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1927 किताब अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तेलंगाना के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुइया और केरला के चीफ जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी जी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इन दोनों जजों की नियुक्ति के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 33 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय टोटल 34 जज हो सकते हैं, तो यहाँ पर अभी भी एक जज की जगह खाली है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख हमको भारत के संविधान में आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। यहाँ पर जब भी प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं तो उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसकी रिकमेंडेशन पर ही करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज होती है 65। इस पॉइंट को भी यहाँ पर आपको नोट करना है। तो यहाँ पर तेलंगाना के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयान और केरला के चीफ जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी जी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा इंडिया अरब साझेदारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इस सम्मेलन का आयोजन 11 से 12 जुलाई को न्यू दिल्ली में करा गया, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। इस सम्मेलन का आयोजन फोरम फॉर अरब इंडियन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। इसकी थीम थी न्यू हॉराइजन्स इन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड सर्विसेज। इस सम्मेलन में हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स, उच्च अधिकारी और बिजनेसमैन्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये सम्मेलन जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लीग ऑफ अरब स्टेट्स द्वारा, और साथ में यहाँ पर फिक्की, FAB और UAC भी इस सम्मेलन में शामिल थे। ये सम्मेलन इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि UAE इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वित्तीय दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है? मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर शुरू की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण को देखते हुए ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा मिशन शक्ति को समझ लेते हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमको दो इम्पॉर्टेंट सब स्कीम देखने को मिलती हैं। एक सब स्कीम है संबल। संबल सब स्कीम के तहत ही नारी अदालतों को चालू किया जाएगा। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, ये सभी योजना मिशन शक्ति के संबल सब स्कीम के तहत आती हैं। और फ्रेंड्स, मिशन शक्ति की एक और सब स्कीम है सामर्थ्य, जिसके अंदर हमको उज्ज्वला योजना, सुधार गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल कृषि फैसिलिटी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा अब नारी अदालत के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नारी अदालत बेसिकली जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो विवाद हो जाता है उसके लिए वैकल्पिक समाधान देने के लिए ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। यहाँ पर जो घरेलू हिंसा के मुद्दे होते हैं, संपत्ति अधिकार के मुद्दे या फिर जो भी डोमेस्टिक और सिविल इश्यूज होते हैं, उनको यहाँ पर हल किया जाएगा। पहले चरण में हम देखते हैं कि आसाम और जम्मू एंड कश्मीर के 50-50 गाँव में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसको पूरे इंडिया के गांवों तक फैलाया जाएगा। हर नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य रहेंगे, जिसमें यहाँ पर आधे मेंबर्स ग्राम पंचायत से आएंगे और बाकी मेंबर्स यहाँ पर जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो रहने वाले हैं। नारी अदालत को कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। यहाँ पर नारी अदालत का मेन एम ये रहेगा कि वो कोर्ट के बाहर ही मुद्दों को सुलझाए और यहाँ पर सामंजस्य पैदा कर सके किसी भी विवाद में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मिशन शक्ति के तहत, आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा जहाज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने सेशल्स पहुंचा? इंडिया से आईएनएस सुकन्या ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, जो कि एक वार्षिक एक्सरसाइज है, उसमें पार्ट लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंची। फ्रेंड्स, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की एक्सरसाइज है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके, स्पेन और इंडिया की शिप्स पार्टिसिपेट करती हैं। फ्रेंड्स, आईएनएस सुकन्या की अगर बात करें तो ये सरयू क्लास की पेट्रोल शिप है, जो बनाई गई थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ये बेसिकली जो कोस्टल इलाके होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग यानी कि निगरानी करती है। इसी के साथ समुद्र में संचार और सुरक्षा की दृष्टि से ये शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सेशल्स में आयोजित एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में इंडिया से आईएनएस सुकन्या भाग ले रही है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI के संस्थापक कौन है? एलन मस्क ने अपनी एक और कंपनी XAI को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, एलन मस्क। फ्रेंड्स, इस कंपनी के अंदर हमको फॉर्मर एम्प्लॉयज देखने को मिलते हैं डीप माइंड के, ओपन AI के, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, ट्विटर और टेस्ला के। एलन मस्क ने यह बताया कि XAI अल्टीमेटली ट्रूथ GPT लॉन्च करेगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने चैट GPT लॉन्च किया है, उसी तर्ज पर यहाँ पर हमको ट्रूथ GPT देखने को मिलने वाला है। उनका यहाँ पर मानना है कि सबसे ऑथेंटिक, सबसे सच्ची इन्फॉर्मेशन के लिए वो इस AI का यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एलन मस्क को फाउंडर हैं ओपन AI के, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में किसके द्वारा HAL के रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स का रीजनल ऑफिस जो है उसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर ये जो रीजनल ऑफिस खुला है, उसके बाद भारत और मलेशिया के बीच रक्षा उद्योग में साझेदारी और भी मजबूत होगी। फ्रेंड्स, ये रीजनल ऑफिस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इंडिया को अपना एक स्थान देगा और यहाँ पर इंडिया अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज के उपकरणों को इन नेशंस को बेच सकेगा। तो फ्रेंड्स, व्यापार की दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से ये रीजनल ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये एक नवरत्न कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, इस बात को भी आपको नोट करना है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मलेशिया की, तो आइए आज हम कंट्रीज इन न्यूज़ में मलेशिया को डिस्कस कर लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, इसकी मुद्रा है मलेशियन रिगिट। मलेशिया के इस वक्त राष्ट्रपति हैं अनवर इब्राहिम। पड़ोसी राज्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। मलेशिया फ्रेंड्स 2 आइलैंड्स पर स्थित है। इसका पहला भाग हम देखते हैं मलाया प्रायद्वीप पर है और दूसरा भाग ब्रूनो आइलैंड पर है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मलेशिया और इंडिया के बीच बहुत इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट है, जहाँ से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है ये, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मलक्का जल संधि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें मलेशिया के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो है माउंट कीनाबालू और यहाँ पर मलेशिया की सबसे लंबी नदी है रजेंग रिवर। फ्रेंड्स, मलेशिया का एक हिस्सा ब्रूनो आइलैंड पर है
और यहाँ पर आपको ये बात नोट करना चाहिए कि ब्रूनो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि सबसे बड़ा आइलैंड है। इस पर 3 देश आते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंट्रीज इन न्यूज़ में आज मलेशिया को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी की है? फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच हम देखते हैं कि 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इन 25 सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा, डिफेंस, न्यूक्लियर, ब्लू इकोनॉमी, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच में बहुत बेटर कोऑपरेशन हुआ है, जहाँ पर हमने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी देखे हैं। और फ्रेंड्स इसी मौके पर हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 13 से 14 जुलाई के बीच फ्रांस की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। वहाँ पर फ्रेंड्स वो फ्रांस में हर साल आयोजित होने वाली पेस्टल परेड में भाग लेंगे और इस परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 15 जुलाई को यूएई को विजिट करेंगे और फ्रेंड्स इस साल यूएई में COP28 की मीटिंग भी होने वाली है, इसलिए यूएई की विजिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए हम देखते हैं कि मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों से सीधे सरकारी नागरिक सेवाओं को पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली G2C इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट टू सिटीजन इनिशिएटिव है, ई गवर्नेंस का। इसको भी आपको यहाँ पर नोट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इस बात को भी आपको नोट करना है। फ्रेंड्स आइए भारत सरकार की और भी इंपॉर्टेंट ऐप्स को डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये सब ऐप ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में आती हैं, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। पहली ऐप है सुगम्य भारत ऐप। फ्रेंड्स ये ऐप दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। उनको रजिस्ट्रेशन के समय जो दिक्कतें आती हैं उसके समाधान के लिए ये ऐप बनाई गई है। फिर हम देखते हैं गरुड़ ऐप। फ्रेंड्स चुनाव प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाने के लिए ये ऐप बनाई गई है। फिर हम देखते हैं ई सरकार ऐप। ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऐप का उद्देश्य है कि प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित बनाया जाए। फिर लास्ट में हम देखते हैं ई पाठशाला ऐप। फ्रेंड्स ये ऐप NCERT की पुस्तकों का ऑडियो और वीडियो प्रोवाइड करती है, तो शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 14 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फैक्ट शीट का, और आज की फैक्ट शीट में हम फ्रेंड्स अप्रैल महीने के सभी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस है और इसी दिन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट दिवस फ्रेंड्स इक्वल पे डे मनाया जाता है। 13 अप्रैल को फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिस घटना ने यह दर्शाया था कि ब्रिटिश शासन कितना क्रूर और अमानवीय है। 14 अप्रैल को फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड होमोफीलिया डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल को फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड वेटर्निटी डे मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो आज हमने फैक्ट शीट में अप्रैल के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है।